करो। क्या चीज पे बात करता है? ये बात करता है तुम्हारा बिजनेस, या तो तुम कोई बिजनेस करते हो या तुम कोई प्रोफेशन करते हो, या तो तुम कोई बिजनेस करते हो या तुम कोई प्रोफेशन कर रहे हो और उससे तुम्हारा कोई कैपिटल गेन हो रहा है। तो प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर ऐसा तुम्हारा कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है बिजनेस या प्रोफेशन से, तो उसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स का बात होगा। अब एक बात बोलो, बिजनेस एंड प्रोफेशन का अकाउंट्स पूरा प्रॉपर्ली मेंटेन होता है, तुम लोग उसके अकाउंट्स अपने हिसाब से मेंटेन करते हो और एक पीएल निकालते हो, एक पीएल बनाते हो और उससे नेट प्रॉफिट आता है। तुम लोग उस नेट प्रॉफिट को कैपिटल गेन मान के, नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट मान के उस पर टैक्स लगाने का बात करोगी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, कहीं एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो तुम लोग तो यहाँ दिखाए हो बट हम उसको तुम्हारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानते एज पर इनकम टैक्स। जब तुम लोग मेरा बीकॉम का क्लास किए हो, वहाँ पे हमें एक पीडीएफ बना के दिखाता है कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड किया है। वो केवल ग्रेजुएशन लेवल के लिए है क्योंकि वहाँ पे बेसिक आइडिया होने से काम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा डिटेल्ड बात होगा। तो कहिए कि एक्सपेंडिचर ऐसा है जो डिपार्टमेंट बोलता है हम अलाउ नहीं करेंगे, इसको ऐड बैक करो। वैसे कहिए कि इनकम तुम लोग यहाँ दिखाते हो जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब तुम्हारा बिजनेस का इनकम नहीं माना जाता। ये माना जाता है इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो गवर्नमेंट बोलता है, डिपार्टमेंट बोलता है इन इनकम को माइनस करो। तुम केवल तुम्हारे बिजनेस या प्रोफेशन यानी डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड, कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो गुड्स और सर्विस बेचने का, उस केस में तुमको एज पर इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? तो देखो यहाँ पे बहुत टॉपिक है पढ़ने के लिए, भर्ती टॉपिक है। हम एक राय आप सबको देगा, ये चैप्टर पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में इसको हमेशा लास्ट ऑप्शन रखना रिवीजन का। स्टार्टिंग में इसको रिवाइज करने बैठोगे कुछ ना कुछ छोड़ के जाओगे सिलेबस में। ये पढ़ लो बट इसको यूज आप अपने एग्जाम ओरिएंटेशन में देख के करना। तो देखो इसमें कई कंटेंट है। यहाँ पे पढ़ोगे क्या क्या इनकम को पीजीबीपी का इनकम मानते हैं, बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, कब मानेंगे इनकम को पीजीबीपी का इनकम, कौन सा इनकम नॉट चार्जेबल टू पीजीबीपी है, प्रोफेशन का मतलब क्या है, इलीगल बिजनेस के केस में क्या होगा, कोई एक डिडक्शन है जो तुमको स्पेसिफिक बिजनेस में मिलेगा ही मिलेगा, तो वो स्पेसिफिक डिडक्शंस का बात होगा, रेंट वगैरह का क्या होगा, कुछ केस लॉस के पे बात होगा, रिपेयरिंग का क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो डेप्रिसिएशन का क्या होगा। ये तो एक अलग टॉपिक है पूरा पढ़ने लायक। इसमें ब्लॉक एसेट कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन में एसेट का एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, ये पूरा कंसेप्ट 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर पॉइंट, ये सब आपका डेप्री का बात करेगा 9 से लेके 14 तक। अगर तुम्हारा फॉरेन में डील हो रहा है तो करेंसी कैसे एक्सचेंज होगा, रेट कैसे चेंज करके अकाउंट्स में एंट्री करेंगे उसका, एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लेम कैसे होगा, मतलब पॉइंट नंबर 18 तक मोटा मोटी डेप्री का ही बात चलेगा। 18 क्या देखो 24-25 तक पूरा डेप्री का बात कर रहा है। कितना बड़ा टॉपिक है देखो, 9 नंबर से लेकर 25 तक केवल डेप्री का बात होगा, इतना बड़ा टॉपिक है। इसके बाद आएगा कौन कौन सा एसेट पार्टली यूज फॉर बिजनेस हो रहा है तो क्या होगा, ये सब करके डेप्री का बहुत लंबा टॉपिक। इनफैक्ट तुम बोल सकते हो टर्मिनल डेप्री तक डेप्री, तो पॉइंट नंबर 31 तक डेप्री का ही बात चलेगा। कितना लंबा टॉपिक है देखो डेप्री यहाँ। इसके बाद आएगा साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंडिचर करते हो तो कितना छूट मिलेगा और क्या क्या डिडक्शन अलाउड होगा, एग्रीकल्चर में अगर यूज हो रहा है तो कैसे डेप्री में इसका डिडक्शन मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले का खर्चा किया तो उसमें कितना छूट मिलेगा, बहुत कुछ है यहाँ पे पढ़ने लायक।
बहुत बड़ा टॉपिक है। बेड डेप्ट का क्या होगा, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट का क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या होगा, एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस कराते हो तो उसका क्या होगा। यहाँ पे बहुत कुछ है पढ़ने लायक। इंटरेस्ट कैसे, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितना अलाउड होगा, एम्प्लॉय का पीएफ वगैरह का पैसा काटते हो उसका क्या होगा, बेड डेप्ट रिकवरी का क्या होगा, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करता है बिजनेस तो गवर्नमेंट चाहता है इसे पे खर्चा करो, उसके लिए एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, कई एक और जनरल डिडक्शंस मिलेगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का क्या होगा, क्या क्या टीडीएस क्या अगर नहीं काटते हो तो या नहीं जमा करते हो तो उसका क्या होगा, इंडिया के बाहर सैलरी पेमेंट करते हो उसका क्या होगा, पार्टनर्स को रेमुनरेशन यहाँ से चालू हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस अगर होता है तो उसका क्या होगा। ये 40B जो है ना ये पूरा पार्टनरशिप फर्म का है। रिलेटिव टू एक्सेस पेमेंट, ये सब छोटे छोटे टॉपिक फिर आएंगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो कंटेंट ही केवल 3 पेज में चला है। स्टार्ट करते हैं आज फटाफट। पहला पॉइंट बोल रहा है बेसिस ऑफ चार्ज। तो फॉलोइंग इनकम आर चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। प्रॉफिट एंड गेन ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन एनी, पहला तो सिंपल बोला, तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो वहां से कोई भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है वो पीजीबीपी में जाएगा। एनी कॉम्पनसेशन रिसीव बाय अ पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और इन मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टर्म्स और कंडीशन रिलेटेड देयरटू। तुम अगर किसी का एजेंसी ले रखी हो और टाइम से पहले वो एजेंसी कैंसिल हो रहा है और इस बात का तुमको कॉम्पनसेशन मिलता है। आई रिपीट, तुम एजेंसी ले रखी हो, तुम्हारा बिजनेस है कि तुम किसी के एजेंट हो, और अगर वो एजेंसी कैंसिल होता है और तुमको उसका एजेंसी कैंसिल होने का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा ना। तुम्हारे साथ 5 साल का एजेंसी दिए थे तुमको, 4 साल बाद ही हम बोल रहे हैं हम तो एजेंसी हटा रहे हैं, तो तुम बोलोगे अरे वाह एग्रीमेंट तो था 5 साल का, अब कैसे पहले एग्रीमेंट तोड़ रहे हो। हम बोला अच्छा ठीक कोई बात नहीं, तुम कॉम्पनसेशन ले लो। तो वो जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो भी बिजनेस इनकम ही कहलाएगा उस एजेंट के लिए। एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल रेवेन्यू और कैपिटल इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस। तो देखो ऊपर एजेंसी के लिए बोला, यहाँ बोला और भी कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और अगर वो टाइम के पहले टूट रहा है और इस बात का कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो पीजीबीपी एक्ट में टैक्सेबल हो जाएगा, उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो ये जो कॉम्पनसेशन मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टूटने के, एजेंसी टूटने के, तो वो भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। इनकम डेराइव बाय ए ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन विद स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है और तुम मेंबर्स को सर्विस देते हो और इस बात का मेंबर लोग कुछ भी पैसा देता है, भैया वो भी बिजनेस इनकम ही माना जाएगा। तुम ये नहीं बोल सकते ये तो मेंबरशिप फीस मिल रहा है ये मेरा बिजनेस थोड़ी ना है, माना गया है वो भी बिजनेस है। क्लब, एनजीओ ये सब के मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और मेंबर लोग कुछ भी पैसा दे रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस इनकम ही कहलाएगा। मेंबर लोग को तुमको सर्विस दे रहे हो और उसका पैसा मिल रहा है वो बिजनेस इनकम ही कहलाएगा। एनी वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट arising from business। कभी कभी क्या होता है, मान लो डॉक्टर है तो हम डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम करके जो पैसा कमा रहा है हॉस्पिटल से, पेशेंट से फीस, वो तो मेरा बिजनेस इनकम है ही, प्रोफेशनल इनकम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो मेरा प्रोफेशनल इनकम है ही। लेकिन बेटा जी कभी कभी क्या होता है ना, डॉक्टर लोग को परक्यूजिट मिलता है। अब मान लो एक मेडिसिन कंपनी है, वो मेरे को आके बोला डॉक्टर साहब मेरा मेडिसिन रेकमेंड करना अपने पेशेंट को, इस बात का आपको एक फॉरेन ट्रिप देंगे, या इस बात के लिए आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कुछ गिफ्ट करेंगे। तो चाहे तुमको मनी में मिले या काइंड में, अगर ऐसा कोई भी परक्यूजिट मिल रहा है जो कनेक्शन टू योर बिजनेस या प्रोफेशन है वो तुम्हारा बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम कहलाएगा। तो उसका अगर मनी में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर अदर देन मनी है तो उसको मनी में कन्वर्ट कर लो कि इसका मनी वैल्यू कितना होगा और उसको भी बिजनेस इनकम मानो। कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जानते हो, कोई आइडिया है?
चंद्रलेखा अंकिता, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जानते हो क्या होता है? ठीक है, कोई नहीं, हम रिपीट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता है कि हम देश को बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करके दिया, तो गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, हम जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट किया वो हमको वापस कर दिया, या हमको फ्री में कोई इंपोर्ट का लाइसेंस दे दिया, कम दाम में इंपोर्ट का लाइसेंस दे दिया, क्योंकि हम देश को बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करके दिए। हम देश को बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करके दिए। मान लो मेरा क्या बोलते हैं, मोबाइल, कोई समझ लो मेरा कपड़े का बिजनेस है, और हम देश को इतना अच्छा एक्सपोर्ट का कमाई करके दिए, डॉलर पाउंड में देश को कमा के दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस बात का हमको इंसेंटिव दे रहे हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। देखो हम इतना अच्छा एक्सपोर्ट करके दिया कि गवर्नमेंट हमको इंपोर्ट का लाइसेंस दे दिया, कैश असिस्टेंस दिया, गवर्नमेंट हमको पैसा दे रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक जो हम ड्यूटी जमा किए थे एक्सपोर्ट करते वक्त वो वापस कर दिया, ड्यूटी ट्रांसफर ऑफ एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। ये क्या होता है ये भी सुन लो, हालांकि उतना काम का नहीं है। होता क्या है, हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करके दिया, गवर्नमेंट हमको बोल रहा है तुम्हारा ड्यूटी तुमको वापस कर रहे हैं, बट तुमको कैश में वापस नहीं कर रहे हैं, वो ड्यूटी हम गवर्नमेंट बोलता है हम अपने पास ही रख लेंगे, और जब तुम कुछ इंपोर्ट करोगे तो उसका ड्यूटी से एडजस्ट कर देंगे, वहाँ ड्यूटी मत देना। इसको बोलते हैं मेरा पासबुक में जमा हो गया गवर्नमेंट के पास पैसा। एक हुआ गवर्नमेंट हमको वो ड्यूटी वापस ही दे दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मान लो हम 2 लाख का एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया था, वो 2 लाख कैश ही हमको गवर्नमेंट वापस दे दिया, वो तो हो गया ड्यूटी ड्रॉबैक। एक हो गया मेरा वो पैसा गवर्नमेंट के पास ही जमा रह गया, गवर्नमेंट हमको बोला ये पैसा हमारे पास रहने दो, तुम कुछ इंपोर्ट करोगे वहाँ एडजस्टमेंट कर ले, तो ये भी एक टाइप का तो मेरा तो बेनिफिट हुआ ना, मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी कम देना पड़ गया उसके कारण। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट मेरे को ड्यूटी फ्री का कोई सर्टिफिकेट दिया कि हम कुछ भी फॉरेन से ला सकते हैं जिसपे ड्यूटी नहीं लगेगा, ये सब मेरा एक्सपोर्ट इंसेंटिव कहलाता है। ये क्यों मिल रहा है बेटा, क्योंकि हम बहुत अच्छा बिजनेस करके दिया गवर्नमेंट को, तो ये मेरा बिजनेस इनकम ही माना जाना चाहिए, तो वही बोला है यहाँ। आई होप क्लियर है। डाउट हो तो लिखना यस या नो, डाउट नहीं है तो फाइन एनफ, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। फिर बोला एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर को मिलता है ना ये सब फर्म से, तो जो पार्टनर अपना रिटर्न फाइल करेगा, देखो बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंडिचर हुआ, पार्टनरशिप फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर हुआ, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे और वहाँ अदर एक्सपेंस शो करते थे, यहाँ भी करोगे बिजनेस का इनकम निकालते वक्त, पार्टनरशिप फर्म का इनकम निकालते वक्त। लेकिन बेटा जी पार्टनर के हाथ में ये किस रेट में टैक्सेबल होगा? पार्टनर को इंटरेस्ट मिला है, पार्टनर को सैलरी मिला है, पार्टनर को बोनस या कमीशन मिला है, या एनी अदर नेम ऑफ रेम्यूनरेशन मिला है, सर जी ये सब पार्टनर का भी बिजनेस इनकम ही कहलाएगा। और जब इनकम टैक्स का रिटर्न लगाएंगे तो यहाँ से जो आया वो उसका बिजनेस इनकम में जाएगा। सैलरी बोल के सैलरी में नहीं जाएगा, क्योंकि सैलरी चैप्टर का बेसिक फंडा क्या है, बेसिक ऑफ चार्ज क्या है सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो तुम, ओनर हो, तो बिजनेस के साथ तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो ये सैलरी या बोनस या कमीशन जो भी मिल रहा है ये तुम्हारा सैलरी हेड में नहीं जा सकता, ये कैपिटल गेन है नहीं, या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है नहीं, तो बचा बिजनेस प्रोफेशन अदर सोर्स में नहीं जाएगा, ये पीजीपी इनकम में ही जाएगा। आई होप ये क्लियर है। एनी सम रिसीव फ्रॉम नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। कभी कभी क्या होता है बेटा, क्या हम तुमको बोला इस एरिया में बिजनेस मत खोलो, मेरा ऑलरेडी यहाँ एक दुकान है, हम तुमको बोला यहाँ दुकान मत खोलो, इस बात का तुमको 2 लाख रुपया देते हैं, या मेरे दुकान से थोड़ा दूर दुकान खोल लो, इस बात का 1 लाख या 2 लाख रुपया देते हैं। तो कुछ काम नहीं करने का, कोई एक्टिविटी नहीं कैरी ऑन करने का अगर कोई पैसा मिल रहा है वो भी बिजनेस इनकम ही होगा, इसी बिजनेस के इनकम में आएगा। मान लो मेरा कपड़ा का बिजनेस है, तुम्हारा भी एक कपड़ा का दुकान है, तुम बोल रहे हो मेरे कपड़ा की दुकान के बगल में मत खोलो, इस बात का हम तुमको 2 लाख रुपया देते हैं। हम बोला अच्छा ठीक है, हम थोड़ा दूसरा एरिया में खोल लेंगे ताकि कंपटीशन में तुमको प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर डिवाइड नहीं हो। तो ये जो पैसा मिला ये मेरे कपड़े का बिजनेस इनकम भी कहलाएगा।
या नॉट टू शेयर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। देखो तुम मेरे से पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क लिए, मेरे पास एक चीज का पेटेंट है या मेरा कोई चीज का कॉपीराइट या ट्रेडमार्क है, वो यूज करने के लिए तुम लिए और हमको उस बात का पैसा दे रहे हो, वो तो बिजनेस इनकम है ही। उसके अलावा तुम हमको 1 लाख रुपए और दिए और बोले इस पेटेंट को किसी और से शेयर मत कर। माने तुम हमको बोल रहे हो कि तुम तो यूज करना ही, मतलब नीरज तो यूज करेगा ही, प्लस तुमको भी यूज करने देगा ही, बट बाहर किसी और को यूज करने नहीं देगा। इस बात का तुम हमको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। तो तुम जो हमको पेटेंट कॉपीराइट का पैसा दे रहे हो, तुम जो हमको पेटेंट कॉपीराइट का पैसा दे रहे हो यूज करने का, वो तो बिजनेस इनकम है ही, प्लस इस बात का भी पैसा दे रहे हो कि पेटेंट कॉपीराइट हम किसी और को शेयर नहीं करें, तो वो भी मेरा बिजनेस इनकम कहलाएगा। एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? सर आपका एक बिजनेस है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, बड़े बड़े पोस्ट वाले एम्प्लॉइज है, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएस। अब वो बीमार पड़े तो आपके बिजनेस को बहुत नुकसान होता है, तो आप उसके लिए भी इंश्योरेंस करा के रखियो कि कीमैन अगर बीमार पड़ेगा, कीमैन माने की मैनेजरियल पर्सन, अगर वो लोग बीमार पड़ेंगे तो हमको इंश्योरेंस कंपनी इतना रुपया देगा, बिजनेस को देगा इतना रुपया, उनका तो हेल्थ इंश्योरेंस होगा ही, उसका पैसा उनको तो मिलेगा ही बीमारी का, उनका हॉस्पिटल का पेमेंट तो होगा ही, उसके अलावा कंपनी को भी एक इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा ताकि उनके बिजनेस में एब्सेंट होने के कारण बिजनेस को जो नुकसान हुआ उसका भरपाई किया जा सके, लॉस ऑफ प्रॉफिट का भरपाई किया जा सके, कॉम्पनसेट किया जा सके, तो वो जो पैसा मिलेगा वो भी बिजनेस इनकम ही कहलाएगा। आई होप पॉइंट्स क्लियर है, डाउट होगा तो पिंग करना। एनी सम रिसीव्ड इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट अदर देन लैंड और गुडविल being demolished, destroyed, discarded or transferred। हम कोई भी अपना फिक्स एसेट यानी कैपिटल एसेट, लैंड और गुडविल को छोड़ के बात हो रहा है यहाँ पे, मतलब मशीन, फर्नीचर, कुछ भी, अगर हम इनको बेचते हैं, अगर हम इनको बेचते हैं तो हमको इनसे कुछ भी पैसा मिलेगा, वो मेरा बिजनेस इनकम ही कहलाएगा। इनको बेच के कोई प्रॉफिट आएगा, मेरा बिजनेस का एसेट, कैपिटल एसेट बेच के अगर कोई पैसा आएगा, ओह नो। मेन इनकम का मीनिंग क्या है उसके ऊपर, तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब क्या बताया, तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब बताया एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरर, और हम जो लिस्ट बताया इनसे कनेक्टेड अगर वो है आइटम्स तो वो सारे बिजनेस इनकम में आएंगे। एडवेंचर, इस टाइप का कुछ भी कनेक्शन अगर मिलता है तो नेचर, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग के नेचर का ही है, तुम्हारे मेन बिजनेस से कनेक्टेड इनकम है, दैट विल बी नोन एज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। प्रोफेशन का मतलब बताया, फिर यहाँ पे वही वहां पे मिस हुआ, प्रोफेशन का मीनिंग। तो प्रोफेशन का मीनिंग क्या है? इंक्लूड्स वोकेशन। अब ये वोकेशन क्या होता है? देखो प्रोफेशन का मतलब हुआ तुम्हारा ऐसा कोई चीज जो तुम्हारे इंटेलेक्चुअल स्किल का है या मैनुअल स्किल का है, यहाँ पे तुमको स्पेशल लर्निंग एंड क्वालिफिकेशन लगेगा। इसीलिए एक बात समझना, अगर हम आर्किटेक्चर है वो मेरा प्रोफेशन है कि बिजनेस है? बोलो, अगर हम आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, बोलो, अगर हम आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं, मेरा खुद का काम, तो वो मेरा बिजनेस इनकम है कि वो मेरा प्रोफेशनल इनकम? बी या पी लिख सकते हो, या बी लिखो या पी लिखो। आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर। हेलो बेटा लोग रिप्लाई करो, बी या पी, बिजनेस या प्रोफेशन, क्या इनकम माना जाएगा? वो दोनों ही प्रोफेशन लिखे हो, सही है। सिमिलरली अगर हम बोले मेरा एक इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, हम लोगों का इंटीरियर डेकोरेशन करके देते हैं,
ये मेरा प्रोफेशन है कि बिजनेस है? बी या पी लिखो चलेगा, पूरा पूरा लिखने का दरकार नहीं। मेरा काम है इंटीरियर डेकोरेशन का, मैं ऑफिस खोल रखा है, लोग आते हैं मेरे से इंटीरियर डेकोरेशन कराते हैं। वेरी गुड, ये मेरा बिजनेस इनकम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको स्पेशलाइज स्किल नॉलेज या खासकर कोई डिग्री का दरकार नहीं। देखो स्किल और नॉलेज तो सभी में लगता है, अब इंटीरियर डेकोरेशन में भी क्रिएटिविटी, स्किल और नॉलेज तो लगेगा ही, लेकिन उसके लिए मेरे को कोई क्वालिफिकेशन या डिग्री नहीं चाहिए अलग से। तो जिस काम के लिए मेरे को अलग से डिग्री चाहिए या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको बोलते हैं प्रोफेशन। सर ये पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, क्या ही फर्क पड़ता है एग्जाम ओरिएंटेड में? बहुत फर्क पड़ेगा। अगर वो लोग बोलता है ये प्रोफेशन है, तो आपका जो पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट होगा वो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर बोलता है ये मेरा बिजनेस है, तो वो इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट होगा। इनडायरेक्ट मेथड मतलब वो नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स लेके उल्टा चलना, जो जो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है वो ऐड बैक करना, जो जो इनकम अलाउड नहीं है वो माइनस करना। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड बोलता है, यानी प्रोफेशन में हमेशा डायरेक्ट मेथड होगा, वहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है वो लोग का, वहां डायरेक्ट मेथड होगा, वहां नेट प्रॉफिट सिस्टम चालू नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड कैसे बनता है बेटा? सीधा सा लॉजिक है सर, जो जो मेरा उस प्रोफेशन से कनेक्टेड इनकम है वो ऐड कर लेंगे, और जो जो मेरा उस प्रोफेशन से कनेक्टेड एक्सपेंडिचर है वही माइनस करेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये मेरा प्रोफेशन है कि बिजनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। तो प्रोफेशन किसको बोला? जहाँ पे स्किल और मैनुअल स्किल या इंटेलेक्चुअल स्किल तो लगेगा ही, प्लस तुमको क्वालिफिकेशन भी लगे। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, यही मेन प्रोफेशन। जहाँ तुम कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्रॉपर डिग्री लो तभी वो काम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास वो डिग्री नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते। और वोकेशन क्या हुआ? कोई नेचुरल एबिलिटी, माने सिंगिंग, डांसिंग, तो सर ये भी प्रोफेशन में आएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। तो वोकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हॉबी। मेरा हॉबी है और हम ऐसे ही किसी को डांस सिखा दिया और उससे पैसा कमा लिया, ये कहाँ जाएगा? मेरा एक हॉबी है और हम ऐसे ही किसी को डांस सिखा दिया और उससे पैसा कमा रहा है, वो कहाँ जाएगा? बोलो कौन से हेड ऑफ इनकम में जाएगा? ट्राई करो, कहाँ जाएगा वो? मेरे को डांस आता है, हम ऐसे ही लोगों को, कोई हमसे आता है, हम डांस सिखा देते हैं और पैसा कमा लेते हैं, मेरा हॉबी है वो, तो कहाँ जाएगा? किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा? अंकिता लिखी है सैलरी, ठीक है, और चंद्रलेखा आप बोल रहे हो प्रोफेशन। बेटा जी दोनों ही नहीं। अंकिता एक बात बोलो, हम क्या बोला बेटा? हम बोला कि हम ऐसे ही डांस सिखा देते और कमा लेते हैं। यहाँ पे हम किसी का नौकरी कर रहे हैं, क्या मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो रहा है यहाँ पे? नहीं ना अंकिता, यहाँ तो कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं हुआ पूरे सेंटेंस में। बेटा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। चंद्रलेखा यू आर करेक्ट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन यही हम एज अ प्रोफेशनल काम करता है, हम एक इंस्टीट्यूट खोल रखा है जहाँ प्रॉपरली लोगों को डांस सिखाता है, तो इट विल बी माई प्रोफेशन। हाँ बस इतना ही फर्क है, यहाँ पे स्पेशल लर्निंग या कोई डिग्री का जरूरत नहीं है वोकेशन। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा एक सीधा सा बात है, ये फालतू ज्ञान है। इस इनकम टैक्स में उसका बात तभी होगा जब आप प्रॉफिट मोटिव है। अगर हम एनजीओ चलाते हैं, हम ऐसे ही गरीब बच्चों को डांस सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको इनकम टैक्स से वैसे भी कोई मतलब नहीं। इनकम टैक्स क्या ही करेगा उसको? इनकम टैक्स को कोई काम ही नहीं है उससे। और दूसरा बात, वो बिजनेस को दो ही बात बोला, प्रॉफिट मोटिव है और वो इनकम उस बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्टेड है, तो ही इस एंड में टैक्सेबल है। लिस्ट का बात हम लोग कर लिए थे मेरे वाले पीडीएफ से, यहाँ पर भी वही सेम लिस्ट दिया है। कोई एजेंसी वाला बात देखो, यहाँ बड़ा बड़ा करके दे दिया, वहाँ एक एक लाइन में समराइज करके समझा दिया।
सारा चीज वही है। प्रोफेशनल एसोसिएशन को कमाई, एक्सपोर्ट इंसेंटिव वाला बात, परक्यूजिट वाला बात, रेमुनरेशन टू पार्टनर वाला बात, कोई एग्रीमेंट में पहले पैसा मिला एग्रीमेंट तोड़ने का, या कुछ नहीं करने का एग्रीमेंट, या कोई पेटेंट कॉपीराइट नहीं शेयर करने का एग्रीमेंट, ये सब तुम्हारा बिजनेस इनकम कहलाएगा। इन सब चीज़ों से कमाई आएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बात, हाँ उस नोट्स में 2 बात छूटा क्योंकि पेज ब्लैंक हो गया था, हम दोबारा वो पीडीएफ बना के देगा, वो पीडीएफ को हम डिलीट करेगा, फिर से बनाएगा बैठ के। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा एक बिजनेस का स्टॉक उसको हम कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करें। कल ही पढ़े थे उस पीडीएफ में कैपिटल गेन चैप्टर में कि अगर बिजनेस स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा है, बिजनेस के हेड में क्या कहलाएगा? वो बिजनेस इनकम। बिजनेस अपने स्टॉक को एसेट में कन्वर्ट कर रहा है। ज्वेलरी मेरा स्टॉक था, उसको हम अब एसेट बना रहे हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगा उस स्टॉक का जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो बिजनेस इनकम कहलाएगा। ठीक बात हम लोग पढ़े ये। रिकवरी अगेंस्ट सर्टेन कैपिटल एसेट कवर्ड अंडर 35AD। ये 35AD क्या होता है सुनना, सिंपल बात समझो। ऐसा कुछ बिजनेस जिसको गवर्नमेंट बोलता है कि तुम्हारा लैंड और गुडविल को छोड़ के बाकी कोई भी मशीन है, एसेट है, उसको एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर लो। कुछ बिजनेस को इनकम टैक्स अलाउ करता है कि तुम उसको एसेट के रूप में बैलेंस शीट में मत डालो, उसको एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर लो। वैसा एसेट अगर बेच के कोई पैसा आएगा तो वो बिजनेस इनकम कहलाएगा। 35AD इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस होगा। 35AD इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस होगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है। अच्छा, नेगेटिव इनकम भी इनकम होता है। अरे बाबा, नेगेटिव इनकम माने लॉस। तो अगर इनकम पे टैक्स लगेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये थोड़ी ना बोलेगा लॉस को भूल जाओ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं बोलेगा लॉस को भूल जाओ, बोलेगा उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ले लो। एक बात और यहाँ बोला, अगर कोई नॉशनल इनकम है, नॉशनल इनकम का मतलब क्या होता है? कोई बोल सकते हैं हमको एक लाइन में? ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटा सा। नॉशनल इनकम किसको बोलते हैं? नो आइडिया? अंदाजा वाला इनकम, अंदाजा वाला। अगर बेच देते तो इतना कमा लेते, वो इनकम पे टैक्स देना होगा क्या? सर, अंदाजा वाला इनकम तो इनकम ही नहीं होता। तो यहाँ पे बोला नॉशनल प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल। तुमको एक सम में देगा, एक गुड्स है जिसका कॉस्ट है 10,000, खुद को 12,000 में बेच ली, खुद को ही 12,000 में बेच ली। हाँ, बिजनेस ने दिया है 12,000 रुपये, डोंट वरी। माल लिया है तो बिजनेस को पैसा भी दिया है। 10,000 का सामान बिजनेस से घर लेकर गया और बिजनेस को 12,000 का पेमेंट किया। मेरे को एक सीधा जवाब में बात बताओ, खुद से खुद कोई कमा सकता है क्या? तुम एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में रख लो और बोलो आज इतना रुपया प्रॉफिट हो गया। इंडिविजुअल बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में इस टाइप का इनकम को इनकम ही नहीं माना गया और बोला इस पर कोई टैक्स नहीं होगा। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस का इनकम टैक्स बात नहीं करता। एंटीसिपेटेड है तो जब होगा तब बात करना, अभी कुछ मत करो। बिजनेस लीगल है या इलीगल है, इस पे टैक्स का भी फर्क पड़ेगा? ये आंसर करो। मेरा एक इलीगल बिजनेस है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर टैक्स लेगा? हाँ या ना में बोलना। मेरा एक इलीगल बिजनेस है, इलीगल, क्या उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेगा? चंद्र लेगा बोल रही है टैक्स लेगा, अंकिता भी बोल रही है यस बेटा बिल्कुल लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है वो लीगलिटी इलीगलिटी गवर्नमेंट देखेगा, तुमको जेल डालना है जो भी करना है। तुम कमाए हो अगर और पकड़े गए तो उस कमाई पे टैक्स तो देना पड़ेगा। तो इलीगल बिजनेस शैल बी टैक्सेबल, यस। एक आदमी का अगर बहुत सारा बिजनेस है तो सारे बिजनेस का अल्टीमेटली मर्ज करके ही कैपिटल के इनकम टैक्स लगेगा। ये फालतू पॉइंट है, कुछ बड़ा बात नहीं।
ये भी एक फालतू पॉइंट है। बिजनेस एंड प्रोफेशन पिछले साल की हो तभी करंट ईयर में टैक्स देने का बात आएगा। मतलब 23-24 में कमाई की हो तो 24-25 में टैक्स का बात आ रहा है। हाँ, तो ये तो कॉमन सेंस का बात था, ये कोई पढ़ने लायक टॉपिक नहीं। लेकिन अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा कब होगा जब प्रीवियस ईयर का बिजनेस इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, खासकर स्मॉल क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में। अगर वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है ना ईयर, तो फिर उसी साल टैक्स दे दो। हम अप्रैल 2023 से मेरा ईयर चालू हुआ, दिसंबर 2023 में हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है अब 24-25 का वेट क्यों करना है असेसमेंट ईयर का, यहीं डिसकंटिन्यू कर लियो तो यहीं पे टैक्स दे दो, तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अगर डिसकंटिन्यूड बिजनेस का सम दे दे, प्रैक्टिकली भी होता है, और तुमको स्टोरी देके बोलेगा बताओ कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा, तो बोलना अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो जिस ईयर डिसकंटिन्यू हुआ उसी ईयर टैक्सेबल हो जाएगा। रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, पिछले साल कोई अलाउ किया गया था डिडक्शन और इस ईयर में वो पैसा तुमको वापस मिल जाए तो उस पर करंट ईयर में ही टैक्स लग जाए। और ये सब टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो अभी इन पे माथा मत लगाओ। बेड डेप्ट रिकवरी भी बोला अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन तो टैक्सेबल हो जाएगा। कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए तुम कोई एसेट खरीदे, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, छूट मिलता है अच्छा खासा, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर करते हो तो, और बाद में उस एसेट को बेच दी तो बेटा जिस ईयर बेचे उसी ईयर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक आगे आएगा भी, वैसे भी यहाँ पे लिखा भी है, देखो डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। अब आता है टॉपिक छोटा सा आपके लिए, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबी। तो पहला सेक्शन खत्म, बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा टॉपिक क्या आया, कौन कौन सा इनकम, देखो यहाँ पे लिस्ट वाला बात एक बार अगर खोले हम मेरा वाला पीडीएफ में, तो देखो पहला खत्म। दूसरा आ रहा है इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, नॉट टैक्सेबल। तो बोला रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इवन दो एसएससी इंगेज इन बिजनेस ऑफ लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन रेंट, सच प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अगर तुम्हारा काम है बिजनेस प्रॉपर्टी भाड़ा पे देना, फिर भी वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तुम्हारा काम है घर भाड़ा दे के कमाना, बट फिर भी वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि तुम कौन सा घर भाड़ा पे दे रहे हो, जो तुम्हारे बिजनेस का एसेट है, जो तुम्हारे बिजनेस का एसेट है, तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन तुम अपने ही एम्प्लॉइज को दे रहे हो फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, अपने एम्प्लॉइज को भाड़े पे दे रहे हो फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, तब फिर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाए। डिविडेंड ऑन शेयर, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, भले ही कंपनी का पैसा से शेयर में इन्वेस्टमेंट की हो, वो कंपनी के बुक्स में एज एन इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी के बुक्स में एज एन इन्वेस्टमेंट है, फिर भी इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में नहीं, क्योंकि डिविडेंड कमाना तुम्हारा काम नहीं। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और रेसेस, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, भले ही बिजनेस के पैसे से कमाए। लेकिन अगर तुम्हारा काम है लॉटरी टिकट बेचना, वो तुम्हारा स्टॉक है लॉटरी टिकट, तुम लॉटरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तुम्हारा काम है लॉटरी टिकट बेचना, तो टिकट बेच के जो कमाया है वो तो बिजनेस इनकम है ही। अब कोई टिकट अगर अनसोल्ड रह जाए और उसी पे इनाम लग जाए तो, मेरा बात समझे, तुम्हारा काम है लॉटरी टिकट बेचना, तुम लॉटरी टिकट बेचने का बिजनेस करते हो, तो लॉटरी टिकट बेच के जो पैसा आएगा वो तो बिजनेस इनकम है ही। लेकिन मान लो कोई लॉटरी टिकट बिका नहीं और वो मेरे पास रह गया और उसी पे इनाम लग गया, तो फिर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। एग्जम्प्टेड इनकम अगर कोई है तो वो इनकी सेल में टैक्सेबल नहीं होगा। कोई कैपिटल गेन हुआ एसेट बेच के,
वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा, पीजीपीपी में नहीं जाएगा। ये लिस्ट क्लियर ही है, कौन कौन सा इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द पीजीपीपी होगा। अब आता है एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन। कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है जो डिडक्शन के रूप में अलाउड है? सीधा बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर करते हो वो अलाउड एज डिडक्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो मेरा डे टू डे बिजनेस के लिए हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर ये सब खरीदना, वो मेरे को एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, उसका खाली डेप्री माइनस करने मिलेगा। वो भी जो नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं एज पर पीजीबीपी कैलकुलेट होगा तब। सर वो एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन एसेसेबल बिजनेस, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ अ नॉन एसेसेबल बिजनेस इज नॉट अलाउड। अगर वो बिजनेस एक्सपेंडिचर तुम प्रूफ नहीं कर पाते, जैसे इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो फिर उसका इनकम एक्सपेंडिचर भी तुमको कहीं माइनस करने नहीं मिलेगा। मान लो मेरा टी गार्डन है, हम टाटा टी है, टाटा टी, तो टी गार्डन से भी कमा रहा है, टी को मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, फैक्ट्री इनकम वहां से भी कमा रहा है, प्रोसेसिंग करके बेचता है वहां से भी कमा रहा है, और टी जो ग्रो हो रहा है उसका भी प्रॉफिट तो कमा ही रहा है। तो जो टी वाला पार्ट है 60-40 में बांटना पड़ेगा ना। टी के लिए रूल क्या है? 60-40 एग्रो इनकम चैप्टर में पढ़े हैं, 60% एग्रो इनकम, 40% नॉन एग्रो। तो जो 60% वैसे ही एक्सपेंडिचर को फिर बांटो, टोटल एक्सपेंडिचर का 60% तुम्हारा एग्रो इनकम के लिए हो रहा है, तो जब एग्रो इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो उसका एक्सपेंडिचर भी कोई माइनस करने नहीं मिलेगा। हाँ, जो तुम नॉन एग्रो इनकम कर रहे हो टी का, उस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस, ऑब्वियस बात है, बिजनेस का ही खर्चा माइनस करने मिलेगा। एंटीसिपेटेड लॉस सर इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, प्रोविजन वगैरह इनकम टैक्स में माइनस करना अलाउड नहीं है। एक्चुअल बैड डेट है तभी होगा, नॉशनल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। और ये प्रूव करने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। डिपार्टमेंट तो सीधा बोल देगा ये नॉट अलाउड। डिपार्टमेंट तो तुम्हारा लिस्ट पकड़ के डायरेक्ट बोल सकता है जब तुम्हारा फाइल फंसेगा स्क्रूटनी में, ये एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। लेकिन तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, ये मेरा टैक्सेबल बिजनेस है, उसी का एक्सपेंडिचर है, ये तुमको साबित करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में इतना बैड डेप्ट हुआ है। अगर मान लो प्रोविजन को बैड डेप्ट तो अलाउड है ही नहीं, अगर मान लो कोई बैड डेप्ट है तुम्हारा, बैड डेप्ट तुम बोल रहे हो 20,000 का बैड डेप्ट है, डिपार्टमेंट को तुम 15,000 का ही प्रूफ दिखा पाए, बाकी 5,000 तुम कंफर्म नहीं कर पा रहे, डिपार्टमेंट को लग रहा है ये 5,000 बैड डेप्ट हुआ नहीं है अभी तक, डिपार्टमेंट तुमको 5,000 डिसअलाउ कर देगा, बोलेगा 5,000 वापस एड बैक करो, केवल 15 माइनस करने देंगे। तो ये प्रूफ करने का बर्डन तुम्हारे ऊपर है। हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, अगला टॉपिक पे आएगा कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस जो सिर्फ बिजनेस को ही अलाउड है। उनका 1-2 टॉपिक ही, आई थिंक 2 या 3 टॉपिक है, और फिर चालू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में डेप्री। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेप्री भी खत्म कर लेंगे, तो डेप्री खत्म करेंगे कल, और ये स्पेसिफिक डिडक्शन का 2 आइटम है वो खत्म करेंगे।